पास कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हो पूछें, प्लीज। जी, एनी क्वेश्चन? कि मतलब we have discussed the porosity. क्या basic definition? What is actually the basic definition of the porosity? Storage capacity. In terms of like wide spaces, okay, fine. But I think if you are giving the answer as per the technical aspect of the petroleum engineering, then you can say that this is actually the storage capacity of the oil and gas in the porous media. Because we are very, very keen to find that how much oil and gas is actually in subsurface. So the storage capacity, which is obviously is your wide spaces which are actually allowing that the gas, oil and gas can store. तो कोई सवाल ऐसा हो जो पुराने लेक्चर से आपके जहन में हो, इफ यू वांट टू आस्क कि भाई ये एक सवाल इसमें क्या चीज थी, हमने ऐसे क्यों लिया, कोई ऐसी बात है, कोई चीज पूछनी है, खासतौर पे फर्स्ट ईयर वाले, क्योंकि बिकॉज यू हैव कोर्स ऑफ द फंडामेंटल ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड देन यू मस्ट हैव दिस टाइप ऑफ थिंग। और आपके जो कोर्स इंस्ट्रक्टर है इमरान साहब, ही मेंशन मी दैट वो कुछ सवालात भी देंगे शायद न्यूमेरिकल्स वगैरह, आई डोंट नो वो क्या देते हैं आपको, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि आप लोगों को पता हो तो ज़्यादा अच्छा है। कोई सवाल अगर आपके पास है तो प्लीज़ यू कैन आस्क। हमने प्रॉब्लम डिस्कस की थी इन द क्लास दैट इफ वी आर ट्राइंग टू फाइंड द पोरोसिटी, और अगर आप लोग चाहें तो यू कैन हैव दिस स्लाइड आल्सो, देन यू कैन हैव द सॉल्यूशन आल्सो ऑफ दिस थिंग, because in this problem we have discussed another concept which is actually very old concept of buoyancy, because you know that if you dip anything in a liquid then there is a weightlessness in the object, and by the help of this actually we calculate the volume of the object. तो अगर आप सब कुछ आपको क्लियर है तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट which is permeability. अच्छा, मेरे ख्याल में सबको थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि व्हाट इज permeability. Ability of the rock to allow the fluid to pass through it. How easily a fluid can pass through a porous media. Not rock, हम उसको और जनरलाइज कर देते हैं porous media. किसी भी porous media में से fluid कितनी आसानी से flow कर सकता है, that's called actually the permeability. So now there is a question arise that permeability is the rock property or the fluid property? शाबाश, it cannot be a fluid property. तो इसका मतलब ये हुआ कि if we are trying to measure that how much oil and gas we can have on the surface, we must know that what is the permeability of the rock. क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारा ऑयल और गैस है और आपकी रॉक की परमिएबिलिटी अलाउ नहीं कर रही कि वो फ्लूइड फ्लो करके सरफेस तक आए, तो क्या होगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे कि जब हम वेलबोर को डिजाइन करते हैं तो ये आपकी रिजर्वायर है, तो यहाँ आपकी परफोरेशंस है और फ्लूइड यहां से फ्लो करता हुआ इसमें आएगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो परमिएबिलिटी है, दिस मस्ट बी of certain number that it allows the fluid to pass through from this porous media and goes into the wellbore. वेलबोर में फिर ट्यूबिंग सिस्टम है जिसके जरिए आपको सरफेस के ऊपर ऑयल और गैस दोनों और साथ में वाटर भी मिल सकता है। क्लियर है ये बात? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो इसका मतलब ये हुआ कि परमिएबिलिटी की मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि हम कितनी आसानी से फ्लूइड को प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो इसके कुछ अब बेसिक्स की तरफ आते हैं कि परमिएबिलिटी को अगर हमने मेजर करना है, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो इसके दो सेगमेंट्स हमने रखे हुए हैं कि एक मेन चीज तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द परमिएबिलिटी एंड द सेकंड इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, हाउ वी कैन मेजर इट। सो दैट इज व्हाई आई हैव ब्रिंग इक्विपमेंट हियर। तो आपको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि हम इसको किस तरीके से लैब में मेजर करते हैं। तो
इसके लिए जो सबसे पहला नाम जो हम समझते हैं कि विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप वी हैव टू डेवलप इज कॉल्ड डार्सी। डार्सी एक फ्रेंच साइंटिस्ट था और मजे की बात सिविल इंजीनियर था। He was actually working for the filtration of the water। जो पेरिस में एक पानी की जो कम्युनिटी थी, जो उसको पानी कम्युनिटी को प्रोवाइड करना था, इसको क्लियर करने का काम था इसका। इसने एक सैंड स्टोन्स के जरिए इसने एक फिल्टर बनाया हुआ था जिसके जरिए पानी मूव करता था और क्लीन होके मिल जाता था पब्लिक को, जो कम्युनिटी थी। तो उसने ये देखा कि जब वो सैंड या ग्रेन साइजेस को ऑल्टर करता है या उनकी ऊंचाई को ऑल्टर करता है, तो उसने देखा कि पानी के फ्लो पे फर्क पड़ रहा है। उस चीज को उसने नोटिफाई किया और उसने एक बेसिक एम्पिरिकल फॉर्मूला डेवलप किया जिसकी मॉडिफाइड फॉर्म्स और इवन द सेम फॉर्म वी आर स्टिल यूजिंग एज द डार्सीज लॉ। वो डार्सी का कानून कहलाता है, 18th सेंचुरी की बात है। अब कुछ थोड़ी सी बेसिक चीजों की बात भी होती रहेगी यहाँ पे। डार्सी ने कहा कि क्यू क्या है, उसके मैं बताता जा रहा हूँ चीजें। क्यू है आपका एक्चुअली फ्लो रेट। आप लोगों ने अर्ली क्लासेस में यू हैव लर्नड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वांटिटीज। वो रिलेशनशिप क्या होता है, उनमें से दो मेन चीजें आपने पढ़ी थी। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे एक चीज बढ़ती जाएगी दूसरी चीज भी बढ़ती जाएगी। और इनवर्सली में होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी उसके मुकाबले में कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो डार्सी ने ये नोटिफाई किया कि अगर मैं, अच्छा ये क्यू ओवर ए किसके बराबर है, ये फ्लो रेट है और ये एरिया है, ये किसके बराबर होता है? कैसे पता चला ये वेलोसिटी के बराबर है? बहुत सिंपल, प्लीज अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। कैसे कि फ्लो रेट का यूनिट क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। और एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप ये देखें कि ये दोनों यूनिट कैंसिल हो सकते हैं। लास्ट में ये स्क्वायर सेंटीमीटर और ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो क्या बचेगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। और सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड या फीट पर सेकंड बेसिकली द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q ओवर A इज एक्चुअली क्या हुआ? वेलोसिटी। उसने, डार्सी ने इस चीज को इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि अगर मैं जो उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं कि Q ओवर A, या मैं इसको सिंपल अगर वेलोसिटी कहूं, इज प्रोपोर्शनल टू, यानी वेलोसिटी बढ़ती है अगर मेरा डेल P क्या है? डिफरेंस इन प्रेशर। क्या चीज है ये? दो प्रेशर्स के दरमियान डिफरेंस। सवाल है मतलब प्रेशर डिफरेंस है क्या? आपका क्या ख्याल है कि अगर यहाँ पे कोई प्रेशर P है और यहाँ पे एक प्रेशर P है, दोनों सेम होंगे? सोच के बताइए। नहीं, ये डिफरेंट हो गए। तो इसका मतलब हम इसको P1 या P2 कह सकते हैं, और इन दोनों के जो दरमियान डिफरेंस है दैट्स कॉल्ड डेल P। ठीक है, इनके बीच में क्या है? डिस्टेंस है कोई। क्लियर हो रही बात? ये दोनों के बीच में क्या है? डिस्टेंस है। तो अगर ये डेल P, ये P2 उठा के मैं यहां ले आऊं तो डिस्टेंस कम हो गया। तो डिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं? नॉर्मली हम उसके लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं सेंटीमीटर या। तो इसको अगर हम डिवाइड बाय L कर दें तो ये क्या बन गया? ये आप लोगों ने इंटर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर मैथ्स में पढ़ा था, जिसे आप कहते हैं ग्रेडियंट, स्लोप। क्या चीज है ये? बेसिकली शो कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। यानी अगर मेरा ये रॉक सैंपल है
तो इसके एक एंड के ऊपर जो प्रेशर है और इसके दूसरे एंड पे जो प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है इसकी लेंथ के ऊपर। ये जितना ज्यादा होगा, मेरी वेलोसिटी नीचे है, तो ये कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स है। ठीक है। और अगर मेरा ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर बहुत ज्यादा है, डिफरेंस डेल पी ज्यादा है, तो क्या होगा? वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी गॉट दिस रिलेशनशिप v इज प्रोपोर्शनल टू del p over n, यानी वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड व्हिच इज पासिंग थ्रू अ पोरस मीडिया किस पे डिपेंड कर रहा है? दो चीजों के ऊपर, del p पर और तो आपको याद होगा जब हम प्रोपोर्शनैलिटी की इक्वेशन बनाते थे कि a इज प्रोपोर्शनल टू b, तो हम उसमें क्या करते थे? ये हटाने के बाद एक kb लगा देते हैं, k इज अ कांस्टेंट, ऐसे ही था ना, या cb कर देते थे, हम कहते थे ये इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से आपका v के जब हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे तो वी नीड कांस्टेंट, और यहाँ पर दो कांस्टेंट आते हैं। एक है आपका वो जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा वो है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं समझाता हूँ क्या है। और ये याद करो, शहद के बारे में सोचो जरा, शहद कितनी तेजी से फ्लो करता है? किस वजह से? विस्कस है। इसका मतलब अगर उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी, तो इनवर्स रिलेशनशिप होगा। एक चीज क्लियर हो गई। और अगर ये बहुत ही ज्यादा परमिएबिलिटी का हामिल है, लाइक इफ इट हैज अ वेरी गुड परमिएबिलिटी, तो फ्लो इसमें से तेजी से हो सकेगा या स्लो होगा? इसका मतलब कौन सा रिलेशनशिप हुआ? तो यहाँ पर अब हम इस इक्वेशन को फाइनल करते हैं कि v इज इक्वल टू k ओवर म्यू, k क्या हुई? परमिएबिलिटी, म्यू विस्कोसिटी, डेल p ओवर ये कहलाता है डार्सी लॉ। और नॉर्मली इन बुक्स, इन लिटरेचर, यू कैन सी द सेम इक्वेशन एज q ओवर a इज इक्वल टू k ओवर म्यू डेल्टा p ओवर n, or simply you can say that q over a is proportional to del p over n. q over a is proportional to, ये बात याद रखिएगा क्योंकि मैं आगे आपसे कुछ पूछूंगा थोड़ी देर के बाद। फिर से कह रहा हूँ, q over a is proportional to del p over l, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इनके बीच में दो चीजें हैं जो कनेक्टिविटी डेवलप कर रही है। वो क्या चीज है? दो, समझिएगा। देखें, बहुत सिंपल, आगे आ जाइए। ये दोनों चीजें क्या कांस्टेंट है या नहीं? हाँ या ना? जी, आप बताएं बच्चों। ये k ओवर q, k ओवर म्यू कांस्टेंट है या नहीं? है या नहीं? आप बताओ। कांस्टेंट है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि q ओवर a, इसमें a कांस्टेंट है, एरिया है। अच्छा, सवाल ये आपने किसी ने पूछा, सर ये एरिया कौन सा है? शाबाश, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव दिस सैंपल, इसका अगर मैं फ्लो इस तरह से करा रहा हूं, इसमें इस डायरेक्शन से, तो ये जो फेसिंग एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज एक्चुअली a। और ये जो आपको, अगर मैं आप सामने से दिखाऊं, तो ये जो लेंथ आप देख रहे हैं, लंबाई, ये लेंथ l है हमारी, और इसके अक्रॉस जो प्रेशर्स होंगे वो P1 और P2 होंगे। क्लियर हो गया? तो ये फिजिकली सैंपल अगर, अच्छा, ये कहलाता है 1.5 इंच सैंपल। हमारे पास दो तरह के कोल होल्डर नॉर्मली पाए जाते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको जब ये बताऊंगा इसकी परमिएबिलिटी मेजर कैसे करते हैं, तो वहां पर आपको दो तरह के सैंपल दिखाएंगे, एक ये है और दूसरा ये 1 इंच सैंपल कहलाता है। इसका डायमीटर 1 इंच होता है, लेंथ कुछ भी हो सकती है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, डिपेंडिंग ऑन द कोल होल्डर। और दूसरा जो है ये 1.5 इंच सैंपल। ठीक है, कोई सवाल नहीं आता?
So basic relationship what actually the Darcy is given us is Q over A is equal to K over mu delta P over L. तो आप जरा सोचिए कि if we are trying to find the permeability of a rock or a plug rock system, what parameter actually we need to measure the permeability? हमें क्या क्या चाहिए होगा? बहुत सिंपल है. ये फॉर एग्जाम्पल सैंपल मैं आपको दे रहा हूँ. इसके कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर आप मेजर कर सकते हैं? एरिया, आपको अगर मैं वर्नियर कैलिपर दे दूं तो आप इसकी लेंथ मेजर कर लोगे. पहली चीज लेंथ आ गई. दूसरा इसका डायमीटर मेजर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा. क्योंकि एरिया किसके बराबर होता है ना? एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 नहीं, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है. अच्छा पाई बाय 4 तो सही, ठीक है, वो भी ठीक है. तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर. तो इसका मतलब ये वाला आपके पास एरिया भी आएगा. और कुछ मेजर कर सकते हैं हम इस पे जो कि इस इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड है. मैं इसको यहाँ दोबारा से बड़ा बना लिख देता हूँ इक्वेशन को कि Q ओवर A इज इक्वल टू K ओवर म्यू डेल P ओवर L. अच्छा, अब आइए एक वो चीज जो मुझे शुरू में समझानी थी मैं बाद में समझा रहा हूँ. याद रखिएगा, रट लीजिए इस बात को. सारी जिंदगी आपने इस चीज को इस्तेमाल करना है कि कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी इक्वेशन जब बनाई जाती है, जब डिलीवर की जाती है, उसकी कुछ बेसिक असम्पशंस होती हैं. अगर वो बेसिक असम्पशंस वायलेट हो जाए तो इसका मतलब वो लॉ या कानून इनवैलिड हो जाए. यानी अगर आपने कहा कि डार्सी लॉ में इस्तेमाल करना है मुझे, तो डार्सी लॉ इस्तेमाल करने के लिए आपके पास सर्टेन कंडीशंस होनी चाहिए. वरना आप क्या कहते हैं कि सर ये कानून तो हम पे लागू ही नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज कि आप वो सर्टेन कंडीशंस पूरी नहीं कर पा रहे. तो इस कानून की हमने कुछ आपको बेसिक असम्पशन समझानी है पहले, क्योंकि पहले मैंने कहा कानून समझा तो फिर उसका असम्पशन. क्योंकि अगर मैं पहले असम्पशन समझाता तो थोड़े से आप फंस जाते कि असम्पशन भी सोचते रह जाते. लॉ आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास देयर इज अ रिलेशनशिप व्हिच इज शोइंग दैट द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ग्रेडियंट. अगर डार्सी लॉ कोई आपसे पूछे तो सिंपल अल्फाज में आप क्या कहेंगे? वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ग्रेडियंट. अब अगर कोई फर्दर डिटेल पूछे कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या है तो डेल पी ओवर एल है. वेलोसिटी क्या है? क्यू ओवर ए है. और उसमें कांस्टेंट कौन है? के ओवर म्यू है. तो ये पूरी इक्वेशन का हमने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये एक्चुअल इक्वेशन डार्सी की क्या है. क्योंकि याद रखिएगा ये वो बेसिक इक्वेशन है जो कि रिजर्वायर पेट्रोफिजिक्स, रिजर्वायर इंजीनियरिंग और मेरे ख्याल में जितने भी आगे इसके बाद आप कोर्सेज पढ़ेंगे सब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में आपको ये मिलेगी. प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़े होंगे तो सबसे पहले यही पढ़ाया जाएगा. तो इसका समझना बहुत जरूरी है कि इसमें है क्या. अच्छा, एक बात इसमें नोट कर लीजिएगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि ये इक्वेशन अभी इस वक्त जो आपको शो की है ये सिर्फ लिक्विड के लिए, गैस के लिए नहीं है. ये इक्वेशन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए. इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स कौन से होते हैं? जिन पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो उनके वॉल्यूम में चेंज ना आए. तो क्या गैस हो सकती है यहाँ पे? नहीं. गैस के अंदर क्या होगा कि आपको इक्वेशन ड्राइव करनी पड़ेगी. वो इक्वेशन मैं आगे शो कर दूंगा आपको. जब आप पेट्रोफिजिक्स या रिजर्वायर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहां पर उसकी डेरिवेशन भी आपको इंशाल्लाह ताला सिखा दी जाएगी. कोई सवाल यहाँ तक कोई ऐसे क्वेश्चन रेज हुआ यार ये क्या चीज है, ये क्या बताइए? बेसिक 3 एलिमेंट्स मैंने आपको बताया. मेन चीज आपकी वेलोसिटी, उसकी प्रोपोर्शनैलिटी विद द प्रेशर ग्रेडियंट एंड द कांस्टेंट. ये 3 चीजें इसके अंदर. अब आइए इस लॉ की एप्लीकेशन के लिए जो बेसिक असम्पशंस हैं वो क्या है. सबसे पहली असम्पशन कि आपका पोरस मीडिया होमोजीनियस होना चाहिए. सवाल पैदा हुआ व्हाट इज होमोजीनियस. पर्दे में आया आप लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन पढ़े हैं, आपने होमोजीनियस रॉक पढ़ी है. होमोजीनियस का मतलब ये है कि जी सेम प्रॉपर्टीज हो उसकी या सेम स्ट्रक्चर हो उसका. अब इसमें एक सवाल एकदम आपके जहनों में आ जाएगा, ये जरूरी है क्या कि रॉक हमेशा एक जैसी मिले? हेट्रोजीनियस और सब सरफेस की जो मेन प्रॉपर्टी है वो तो हेट्रोजीनिटी है.
because we cannot have the same rock everywhere. लेकिन हम क्या करते हैं, इस assumption को बाज़ वक़्त bypass करके heterogeneous पर भी apply कर देते हैं। तो पहली assumption क्या हो गई हमारी? The first assumption is Homogeneous. the rock must be homogeneous. The second assumption is the flow through the porous media must be in, थर्ड ईयर वाले बताएंगे, स्टेडी स्टेट। लीनियर कहना है या लीनियर नहीं कहूंगा मैं, इसको स्टेडी स्टेट कहूंगा। अब फिर एक सवाल आ जाएगा आपके जहन में, ये क्या नहीं बता दिया हमें, व्हाट इज स्टेडी स्टेट? कोई बताएगा स्टेडी स्टेट क्या होती है? थर्ड ईयर वालों से नहीं पूछ रहा हूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर वालों से। स्टेडी स्टेट क्या होती है फाइनल वाले? प्रेशर कांस्टेंट रहे, प्रेशर कांस्टेंट रहे। प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेगा तो थोड़ा सा सोचें जी बेटा, जो बिल्कुल जो क्या चीज चेंज ना, शाबाश, फ्लो चेंज, फ्लो रेट चेंज ना हो। लास्ट वन ये तो एक बेसिक कंडीशन है कि एज द कांस्टेंट फ्लो रेट हम ये काम करेंगे सारा। फ्लो रेट अगर चेंज हो रहा होगा तो डेल पी भी चेंज होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना। लेकिन स्टेडी स्टेट का कैसे पता चलेगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर is zero or constant? Zero, not constant। constant नहीं बोलिएगा, मुझ जैसा अगर कोई आपके पीछे पड़ गया तो वो तो फिर आपका इंटरव्यू है ना उल्टा कर देगा। कांस्टेंट 4 अगर नंबर है, क्या कांस्टेंट है? 4 कांस्टेंट है भाई। 5 क्या है? कांस्टेंट है। और 0 क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कह रहा हूं द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इज कांस्टेंट, तो मे बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इज 5। तो इसका मतलब हर मिनट के बाद तो 5 psi कम हो रहा है। स्टेडी स्टेट नहीं है। स्टेडी स्टेट अचीव होने के लिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू 0। चेंज नहीं हो प्रेशर के अंदर। क्लियर हुई ये बात? ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है कि जब मैं लैब में काम करता हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा, सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं अगर लैब में काम करता हूं तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे स्टेडी स्टेट अचीव हो गई? सोचिए, देखिए प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मैंने एक सैंपल को परमेबिलिटी मेजरमेंट पे लगा दिया है, मुझे अब प्रेशर चाहिए। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द डार्सी लॉ मेरा स्टेडी स्टेट आ जाना चाहिए, ऐसा ही है ना, यही लॉ है। तो स्टेडी स्टेट का मुझे लैब में कैसे पता चलेगा? शाबाश, P1 P2 क्या करेंगे? जब एक सर्टेन टाइम तक मेरा डेल P यानी P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1 क्या हो जाए? नहीं, जीरो नहीं हो सकता। जीरो का मतलब तो फिर फ्लो ही नहीं होगा। उनकी जो पहली रीडिंग आई थी उसके बाद जो दूसरी रीडिंग आई थी उनका डिफरेंस जीरो आना शुरू हो गया, यानी चेंज इन प्रेशर नहीं हो। मैं इसको समझा दूं कि इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मैंने देखा है स्टूडेंट्स में होती है, और वो क्या करते हैं कांस्टेंट और जीरो को एक जैसा मर्ज कर देते हैं और फिर कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मुझे जरा बताइएगा इसमें क्या करेंगे आप। अरे भाई इतना सीन बच्चों इतना सीन बोल रहा है यार, मेरा तो पता नहीं है बस इससे भी साफ है। माइक बंद कर दो, सॉरी माइक चला रही है।
एक और चीज भी इसमें बताऊंगा कि जब आप रीडिंग्स ले रहे होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक सर्टेन लेवल पे काम कर रहे हैं जो कि वैलिड है फॉर डार्सी लॉ। ये एक्चुअली थ्योरेटिकली आपको बहुत रेयर है कि आप पढ़ें इसे, लेकिन प्रैक्टिकली व्हेन यू आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ द सिचुएशन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट एक्चुअली गोइंग ऑन, तो आप पता चला सकेंगे। वो मैं आज इंशाल्लाह आपको भी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। देखिए, लेट्स से कि मेरा पहली दफा मैं डेल पी आया, मैंने एक सैंपल है मेरे पास, यहाँ पे P1 और ये लाइक फॉर एग्जांपल P2 है, डेल पी मेरा क्या होगा, P2 माइनस P1 होगा, सही है। यहाँ पे प्रेशर फॉर एग्जांपल लेट्स से ले लीजिए 100 psi है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रेशर जो है वो आ रहा है लेट्स से 80 psi, ठीक है। डेल पी कितना है, 20 माइनस P2 करते हैं, 20 ठीक है। कितना आएगा 20 psi, क्योंकि इसमें अभी मैं साइन के चक्कर में नहीं फंसाऊंगा, क्योंकि इधर साइन का एक होता है प्रॉब्लम, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले बेसिक चीज समझ लीजिए, फिर वो साइन को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो डेल पी मेरे पास कितना आया 20, बिल्कुल सही है, यहां तक क्लियर है बात। मैंने क्या किया, जो फ्लोरेट था लेट्स से कि ये फ्लोरेट Q1 के ऊपर वैल्यू आई मेरी, मैंने फ्लोरेट को क्या किया, बढ़ाया, फ्लोरेट मेरा कर दिया मैंने Q2। जब फ्लोरेट बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली मेरा प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा लिक्विड मेरे सैंपल से पास होना चाह रहा है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली प्रेशर बढ़ जाएगा इसका। जब प्रेशर बढ़ेगा तो फॉर एग्जांपल आप प्रेशर मेरा आ गया 150 psi, ठीक है। तो जब ये 150 psi आएगा तो यहां पर मेरा कोई सर्टेन प्रेशर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि 130 psi। तो हमने इस तरह की सर्टेन रीडिंग्स को जमा करने के बाद इनको प्लॉट करके देखते हैं। आप अगर याद करें, मैं आपको एक छोटी सी चीज याद दिलाता हूं कि दो क्वांटिटीज जो कि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, उनका कर्व कैसा बनता है, श्योर है सबके स्ट्रेट लाइन बनता है 100%। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डेल पी ओवर एल और क्यू ओवर ए के दरमियान, क्या ख्याल है दोनों वैल्यूज होंगी मेरे पास या नहीं, डेल पी आ रहा है ना ऊपर से मेरे पास, और एल क्या है, एल तो कांस्टेंट होकर मेरे सैंपल की लेंथ है, ठीक है। इसी तरह क्यू क्या है मेरा, फ्लो रेट जो मैंने पहले यहां रखा था, क्यू मैंने यहां रखा था, तो पहले पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं Q1 और डेल P1 लूं तो पहले पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। इसी तरह जब मैंने फ्लो रेट चेंज किया, मेरे पास दूसरा डेल P आ जाएगा, ठीक है, तीसरा आ जाएगा। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ये क्वांटिटीज एज पर लॉ प्रोपोर्शनल है। ये समझ आई बात। ये आप लैब में नॉर्मली जब हम काम कर रहे होते हैं तो ये हम राइट अवे चेक करते रहते हैं, क्योंकि होता क्या है कि बाज औकात बाज ऐसे सैंपल्स होते हैं जिनके ऊपर आपको रीडिंग 2-3 घंटे में भी नहीं मिल पाती। समटाइम आप इसको फ्लो कराते रहिए 6-7 घंटे के बाद कहीं जाकर आपकी ये रीडिंग यानी जो चेंज इन प्रेशर है वो स्टेबलाइज होता है। तो चेंज इन प्रेशर जब तक स्टेबलाइज नहीं होगा, यानी अगर हम उनको ये कह लें कि जो कांस्टेंट का वर्ड बड़ा मुश्किल है, इसको अवॉइड करना भी बड़ा जरूरी है, लेकिन इसको समझाना भी जरूरी है, क्योंकि हम कांस्टेंट को बाज़ औक़ात नंबर के हिसाब से और हमें जीरो के हिसाब से समझना होता है। ये दो अलग अलग बातें ज़हन में रखिएगा। एक हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और एक हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। ये दो अलग अलग चीजें हैं।
जीरो का मतलब ये है कि कोई भी तब्दीली नहीं हो रही, और कांस्टेंट का मतलब ये है कि तब्दीली हो रही है लेकिन मुस्तकिल एक ही मिकदार से हो रही है। ठीक है, इसको मैं फिर अभी आपको एक्सेल के ऊपर दिखाऊंगा कि हम इसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। परमेबिलिटी की बेसिक समझ में आ गई आपके कि व्हाट इज एक्चुअली द परमेबिलिटी। डार्सी लॉ का मतलब क्या है, डार्सी लॉ को किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे वो अभी थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं। अब आइए इसके यूनिट की तरफ। इसका यूनिट सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, और वो नॉर्मली पेट्रोफिजिक्स के अंदर मैंने देखा है कि इट्स वेरी हार्ड टू डेवलप अ कॉन्सेप्ट। कोई बताएगा इसका यूनिट, जो मतलब सभी ने पढ़ा हुआ है, इसका यूनिट क्या होता है? मिली डार्सी डार्सी तो उसके नाम के ऊपर है ना, एक्चुअल यूनिट क्या है इसका? शेल यूनिट मिली डार्सी उसका छोटा यूनिट है, मिली का मतलब 10⁻³ अल्लाहु अकबर। चलो फर्स्ट ईयर वालों तुमसे कोई गिला नहीं है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों से तो पेट्रोफिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अच्छा, यूनिट निकालने के लिए करते क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस कर लेते हैं हम इसमें। आप क्या कीजिएगा, घर पे ट्राई कीजिएगा, आप इनको के के अंदर ले जाइए इसको। के इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू म्यू एल, ठीक है, और ए डेल पी। इनके आप जब यूनिट्स रख के इन्हें सॉल्व करेंगे, आप ऐसा ही फॉलो कर लीजिए, फील्ड यूनिट फॉलो कर लीजिए, कोई भी यूनिट फॉलो कर लीजिए। जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो आपके पास यूनिट आएगा, अगर ऐसा ही है, स्क्वायर मीटर। ये आपके लिए शायद नई बात हो, आप लोगों ने शायद ना किया हो, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर वालों ने किया है। इसका यूनिट क्या होता है? स्क्वायर मीटर। इसको एक्चुअली डार्सी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल डार्सी नहीं है ये। जो एसआई या फील्ड यूनिट्स में होगा, ये क्यूब स्क्वायर फीट हो सकता है या स्क्वायर मीटर हो सकता है। अब सवाल ये पैदा हुआ, मुझे सोच के बताइए कि स्क्वायर मीटर किस चीज का यूनिट है? तो इसका मतलब permeability basically is related with some sort of area. क्या ख्याल है, ये कुछ नई सी बात नहीं है आपके लिए? हम तो यहाँ कह रहे थे कि ये बेसिकली ईज ऑफ फ्लो है, बट इसका जो यूनिट है वो तो एरिया का आ रहा है। ये क्या चीज है? कुछ आता है ज़हन में, कुछ समझ आती है बात? शाबाश, और थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए। फ्लो करने के लिए तो एरिया ये रहा, इसको तो हमने ए कह दिया था। जिस एरिया से फ्लो, अब इसके लिए ये इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हमारे पास नेक्स्ट टाइम टाइम हुआ तो मैं फिर आपको सरफेस एरिया ऑफ द ग्रेन्स का कॉन्सेप्ट दूंगा। वहां पे समझ में आएगा कि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेन सरफेस एरिया व्हिच इज एक्चुअली इन कनेक्शन विद द फ्लूइड व्हाइल इट इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये एक्चुअली उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही इसको फ्लो में प्रॉब्लम आएगी, जितना कम होगा उतने आराम से फ्लो कर पाएगा। खैर एनीवे, ये एक डिफरेंट चीज शुरू हो जाएगी फिर। तो इसके यूनिट आपको क्लियर हो गया कैसे निकालते हैं। अब आइए इसके बाद इसको हम मेजर कैसे करते हैं। बट अब हम लैब में चलते हैं। अच्छा, आप लोग जो वहाँ बैठे हैं, तारिक बेटा इसको फोकस कर लेना, मैं थोड़ा सा आपको इक्विपमेंट दिखा दूं। सर सिर्फ दो ही assumption है। हाँ नहीं, इसके और भी assumption से मैं बताता हूँ। यहाँ से अच्छी नहीं आएगी, सामने से देख लेते हैं, इस पे अच्छा आ जाता है। अच्छा देखिए, ये आपको थोड़ा सा वो करो, ब्लर है। नहीं, ये फोकस करो, पहले था लाइट है वो बंद कर दिया। ओके, आपको एक मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ ताकि फिर फिजिकली आप यहाँ देख सकते हैं, रखा हुआ है। ये जो पूरी कंप्लीट चीज है, प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। ये जो पूरी कंप्लीट चीज है, दिस इज कॉल्ड कोर होल्डर। इसको क्या कहते हैं? कोर होल्डर। ये फिजिकली इसकी शेप है, ठीक है। ये नॉर्मली 304L SS
स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है। स्टेनलेस स्टील से बनने की वजह उसकी स्ट्रेंथ और उसका कोरोजन ना होना। आपको लग ये रहा होगा कि एक सिलेंडर है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये सिलेंडर नहीं है, ये अंदर से हॉलो है। इसमें आपको यहां पर एक पोर्ट नजर आ रही है और मेरे ख्याल में आई थिंक इट विल बी बेस्ट थिंग कि मैं इसको सर्कुलेट कराऊं आप लोगों को कि आपने क्या करना है, which is very important for you to understand that what is actually happening with the sample when you place your sample inside this core holder। आपको ये वन बाय वन आप सब इसको चेक करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं। यहाँ दो एंड्स हैं इसके, ठीक है। आपने करना ये है कि इसके किसी भी एंड से अपनी फिंगर्स में एंटर करके इसको फील कीजिएगा और जब आप सब ये कर लेंगे फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इसके अंदर आपको क्या चीज फील हुई। दोनों साइड से आप एंटर करके चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या चीज थी, क्या ये स्टेनलेस स्टील ही था अंदर या कुछ और था। देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दैट कि ये काम कैसे करता है। वरना आपके पास देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द ब्लैक बॉक्सेस अराउंड यू जो आपको पता है करते तो हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वर्किंग पैरामीटर्स के आपको नहीं मालूम होता। Being an engineer, this is your responsibility to understand that what is actually the basic concept behind this और उसकी रीजन क्या है। तो बेटा आपने इसको देखिए, यहाँ से शुरू कीजिए, देखने के बाद आप इसको पीछे पास ऑन कीजिएगा। जस्ट कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप जस्ट फील कीजिए, फिर उसके बाद हम आपसे पूछेंगे। क्विक क्विक जल्दी जल्दी, बहुत सारे बच्चे हैं भाई, वहां तक पहुंचे पहुंचे रात हो जाएगी। अच्छा ये मैं पिक्चर अभी नहीं दिखाता बिकॉज के वो मैं चाह ये रहा हूं कि एक्चुअली यू हैव टू डेवलप अ कॉन्सेप्ट। अच्छा मीनवाइल जब तक ये चेक कर रहे हैं मैं आप लोगों से एक और बात डिस्कस कर लेता हूं। ये सैंपल है, ठीक है, एवरीवन इज एग्रीड विद सैंपल। ये आपको नजर भी आ रहा है यहाँ पे, अगर आप पीछे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सैंपल सामने रखा हुआ है, 1.5 इंच का सैंपल है, ठीक है। मैं क्या चेक करना चाह रहा हूं कि इसमें से फ्लूइड कितनी आसानी से पास हो सकता है। सोच के थोड़ा बताइएगा कि फ्लूइड को मैं किस डायरेक्शन में फ्लो कराऊं। अक्रॉस ऐसे, और से देखिएगा बिकॉज दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। अक्रॉस ऐसे करवाऊं फ्लूइड या इसको अक्रॉस ऐसे फ्लूइड कर फ्लो कराऊं। बिकॉज हमने पहले ही आपसे कह दिया था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है तो फ्लूइड मेरे कैसे मूव करेगा, इस तरह से। अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और दे दूं आपको। जब आप इसमें से फ्लूइड को पास कराएंगे तो आपका क्या ख्याल है लिक्विड, अभी मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं, लिक्विड बड़े आराम से इसमें से पास हो जाएगा। आप इसमें देखें कहीं आपको कोई सुराख नजर आ रहा है। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ एक तो सैंपल भी पास ऑन कर देता हूँ, 2 सैंपल अलग अलग शक्लों के, ताकि आप उनको भी थोड़ा सा देखिए और उसके बाद आइडिया लगाइए कि इसमें से कितनी आसानी के साथ फ्लूइड पास हो सकता है। ये आप देखिए और आगे लेते जाइए। 2 सैंपल आपके पास, क्विकली देखें तो करीब से आंखों के करीब करके देखिएगा कि आर यू एबल टू फाइंड सम स्मॉल स्पेसेस इन इट और नॉट। In reality, it is very difficult to find that there are the small pores inside it. In the neck, from the naked eye, आप कहेंगे सर में तो जगह ही नहीं, फ्लूइड कहाँ से फ्लो करेगा। जी जल्दी जल्दी तेजी से देते जाए ताकि सारे, ठीक है। तो आपने क्या डिसाइड कर लिया सबने कि हम फ्लूइड को अक्रॉस दिस एरिया फ्लो कराएंगे। अब आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछने जा रहा हूं। अगर इस सैंपल को मैंने ग्रैब किया लाइक दिस वे और मैं इसमें से फ्लूइड को पास कराना चाह रहा हूं, आपके क्या ख्याल है फ्लूइड बड़े आराम से पास हो जाएगा? इसका मतलब है कुछ प्रेशर ऑफर करेगा। गाड़ी के टायर में कितने psi एयर होती है? जब वो फटता है तो कैसा महसूस होता है? लोग घरों में भाग जाता है तो धमाका हो गया, ऐसा ही है। कितना होता है वो? सिर्फ 30 psi। 30 psi को क्या आप अपने हाथ से होल्ड कर सकते हैं? अगर लिक्विड फॉर एग्जाम्पल 30 psi का इसमें से फ्लो करा रहे हैं आप और वो आप चाह रहे हैं इसमें से फ्लो करे, किसमें से? इसमें से,
तो आपका क्या ख्याल है, क्या वो इसी में से गुजरेगा या इसकी साइडों से निकल जाएगा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। मैं फिर से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये अगर आपने नहीं समझा तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट लिया ही नहीं। आपके पास ये सैंपल है, आप इसमें से फ्लूइड फ्लो कराना चाह रहे हैं। कम से कम प्रेशर मैंने गाड़ी का आपको बताया 30 psi है, जबकि मैंने वहां लिखा था 100 psi। जब फ्लूइड इसमें से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसको मुश्किल होगी। तो आपका क्या ख्याल है, क्या वो इसकी अक्रॉस बाउंड्री से नहीं पास हो जाएगी? अगर वो बाउंड्री से अक्रॉस पास हो गया तो फिर परमिएबिलिटी कैसे पता चलेगी मुझे, क्योंकि मुझे तो इसमें से पास कराना है सिर्फ। कॉन्सेप्ट बन रहा है? बिकॉज हमें एक ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जो क्या करे, जो इस सैंपल को इस तरह से होल्ड करे कि सिर्फ यहां से फ्लूइड पास हो, अक्रॉस नहीं हो। क्योंकि अक्रॉस पास हुआ तो परमिएबिलिटी तो 1000 आरसी आ जाएगी, वो तो बड़े आराम से गुजर रहा है। क्योंकि आपने डिफाइन क्या किया है परमिएबिलिटी को? परमिएबिलिटी का आपने डिफाइन ये किया है कि आपके पोरस मीडिया से जितनी आसानी से गुजरेगा वही परमिएबिलिटी है। तो अगर वो इसके अक्रॉस पास हो गया, आपने ऐसे पकड़ा हुआ इसको हाथ से और फ्लूइड पास कराया, और वो मेरे हाथ और यानी मैं इसको यहाँ बना के दिखाता हूँ कि अगर मैंने इसको हाथों में पकड़ा है सैंपल को ऐसे, और ये सैंपल मैंने प्लेस किया है, ठीक है। अगर आपका फ्लूइड इस जगह से पास हो गया, बात समझ रहे हैं आप लोग, इसकी बारीकी को समझे। अगर वो यहां से पास हो गया तो आपकी परमिएबिलिटी क्या आएगी? बहुत ज्यादा आ जाएगी। आप कहेंगे भाई सैंपल तो बड़ा परमिएबल है, हालांकि फ्लूइड कहां से पास हुआ है? साइडों से निकल गया। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई आम चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते परमिएबिलिटी को मेजर करने के लिए। हमारे पास कोई स्पेसिफिक किस्म की कोई इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए जिसकी मदद से हम ये इंश्योर कर सकें कि हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो हमारे सैंपल्स को, बेटा वो ले लो, वो सैंपल जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल है, वो प्रॉपरली प्लेस है, और वॉट एवर द फ्लूइड we are passing through the sample, 100% is passing through the sample, not from the circumference of the sample। ये कॉन्सेप्ट बना पहले, क्योंकि अब मैं थ्योरी से हटा के प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ आएगा तो फिर आप लैब में काम तो कर रहे होंगे लेकिन पता नहीं क्या कर रहे होंगे। और मैं मजे की बात आपको बता दूं, मैंने कई दफा यहाँ पे लोगों को काम करते देखा है, और मैं उससे पूछता हूँ कि ये जो नंबर आया इसका क्या मतलब है। वो नंबर नोट कर रहे हैं अपनी कॉपीज पे, बट दे हैव नो आइडिया कि नंबर सही है गलत। कैसे पता चलेगा? बोलेंगे कैसे पता चलेगा आपको? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपके सामने एक ऐसा नंबर आ जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल। एक सैंपल है इन जनरल, ये सैंपल है ना, समझिएगा, ये एक सैंपल है आपके पास, आपने इसको इक्विपमेंट में रखा, आपने परमिएबिलिटी मेजर की, आपने पहले जब इसको बनाया था आपने इसको गौर से देखा, वो सैंपल पास हो गया, कहां तक पहुंचे वो सैंपल? ओके, तो आप जरा देख के आप लोग बताइए, जो आप लोगों ने देखा, आपको लगा ना उसमें से फ्लूइड पास हो सकता है? वो OR लिखा होगा, ऑरेंज है वो। इसको अगर मैं देखूं, देयर इज नो वे। और पता चला इक्विपमेंट पे परमिएबिलिटी आ रही है 250 मिली डार्सी, 250 पे मैं फूंक मार सकता हूं, 250 इतनी ज्यादा होती है। तो उसका मतलब यार क्या हुआ? आप नंबर लिख रहे हैं 275 मिली डार्सी, बट यू आर नॉट थिंकिंग दैट दिस टाइप ऑफ द सैंपल इज नॉट एबल टू पास। तो उसकी परमिएबिलिटी आनी चाहिए 5 या 10 मिली डार्सी, ये तो गलत आ रही है, बट आप यू आर राइटिंग बिकॉज आपका कांसेप्ट नहीं क्लियर है। ये बात समझ में? दैट इज व्हाई एक्चुअली आई एम एम्फसाइजिंग कि आप अपनी इस चीज को बिल्कुल क्लियर करें। तो whenever you got the opportunity to work even on the theory side also, आपको एक सैंपल मिल रहा है, आपको मालूम है कि it has loads of the fracture but the permeability is very low or very high। ओके बेटा देखिए, बस क्विकली देखो ताकि मैं तो कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि ये क्या चीज होगी जो ऐसा काम कर सके। नहीं कि भाई हमें
हमें क्या करना है कि वी आर ट्राइंग टू अवॉइड द फ्लो अक्रॉस circumference. We need the flow must pass through from the cross sectional area. हमें चाहिए कि वो उससे पास करे, तभी तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल सैंपल की परमिएबिलिटी क्या है। ओके बेटा, ये देखो बेटा, ये देख के ठीक, इन चीजों को करीब आंखों करीब लेके देखो। तो जो आप बच्चों ने देखा, मैं आप लोगों से बात करता हूँ जब तक ये लोग देख लेंगे, आपको क्या लग रहा है इन सैंपल्स की परमेबिलिटी क्या होगी? लाइक आपको लग रहा है बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, खासतौर पे अगर मैं ये वाला सैंपल दिखाऊं तो बिल्कुल ऐसा है, और शेल अगर दिखा दूं तो आप तो कहेंगे सर ये तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। शेल के भी सैंपल है कुछ मेरे पास, वो मैं स्कारब्रा से लाया था, तो वो स्टिल उनको तो देख के आप कहेंगे सर जी तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम उसमें से ऑयल गैस निकाल देते हैं। बताइए, शेल ऑयल और गैस क्या है? उसी शेल से तो निकलता है, उसकी भी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। वहां वी कैन नॉट यूज द कन्वेंशनल वेज ऑफ प्रोडक्शन, वी हैव टू गो फॉर द अनदर वे ऑफ द प्रोडक्शन। इंशाल्लाह फिर लेटर ऑन वो भी इस पे बात कर लेंगे कभी हम। तो कहां तक पहुंच गए बेटा, जल्दी से बताओ, थोड़ा तेज चलो ताकि मैं इसके बाद आगे वाली चीज बताऊं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके देखिए, बीइंग एन इंजीनियर, अब आपके जहन में एक चीज आ गई होगी कि यार मुझे कुछ किसी ने तो बनाया ना ये, क्या मुझे कोई ऐसी चीज डिवाइस करनी है जिसकी मदद से मैं ये फ्लो करा सकूं। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? चलिए फाइक इसको देख लो, इधर ले आओ, उसको भी दिखा दो। मैंने सबने देख लिया जी। अब मैं आपसे कंबाइंड सवाल पूछ रहा हूं, क्या है ये, क्या था? आपने जब इसको फिंगर एंटर की और आपने देखा तो आपको क्या फील हुआ? कोई कुछ बता सकता है? क्या था? और तुम कुछ कह रहे हो? रबर फील हुआ है? किसी को रबर फील हुआ है इसके अंदर? लाओ भाई, किधर है? किसी को रबर फील हुआ है इसके अंदर? ब्लैक क्या? किसी को कुछ नहीं फील हुआ इसका मतलब? प्लास्टिक थोड़ा सा रिजिड हो जाएगा मामला अगर प्लास्टिक होगी। इनका आंसर बिल्कुल सही है, इसके अंदर एक्चुअली एक रबर स्लीव्स मौजूद है। मैंने आपसे कहा था ना कि हॉलो है, पहले ही मैंने आपको एक हिंट दे दिया था, ये हॉलो है। इसके अंदर एक रबर स्लीव मौजूद है। वो रबर स्लीव क्यों है? अब मैं आपको इस इक्विपमेंट की जो बात मैंने आपके सवाल पहले जहन में रेस किया, क्या वी नीड समथिंग व्हिच एक्चुअली मस्ट ग्रैब दिस सैंपल फ्रॉम द सर्कमफेरेंस, नॉट अलाउ द फ्लूइड टू फ्लो अक्रॉस, जस्ट फ्रॉम सरफेस। अब समझिएगा जरा प्लीज, इधर इधर कंसंट्रेट हो। हम क्या करते हैं इस सैंपल के अंदर, ये कहलाता है हेस्लर कोर होल्डर। इसको क्या कहते हैं? हेस्लर कोर होल्डर। इसके अंदर यहां से यहां तक की लेंथ में, इसके ये बीच एरिया में एक रबर स्लीव डली हुई है। वो रबर स्लीव और इस स्टील के बीच में गैप है, तो लाजमन वो पूरा 360 के ऊपर गैप होगा। हम जब ये सैंपल इसमें एंटर करते हैं, ये सैंपल इसमें चला गया, अभी आप देखिए सैंपल कैसा है, ये इधर से निकल आया। इसका मतलब ये है कि ये सैंपल ग्रैब नहीं हुआ। जब हम ये सैंपल एंटर करते हैं तो यहां पर ये जो आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है, यहां से हम इसको देते हैं प्रेशर, एयर, नॉर्मली एयर यूज करते हैं हम। आप खुद सोचिए, अब आप सोचिएगा, लॉजिकली सोचिएगा, अगर नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अगर मैं यहां से एयर एंटर करूं, अच्छा इसको लॉक करने का पहले सिस्टम बता दूं वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें दो साइड्स हैं, इसमें एक साइड के ऊपर आप देखेंगे पिंस हैं, इसमें क्या है? पिंस हैं। इसमें इसको अगर आपने नोट किया जब आपके पास आया था, तो इसमें एक तरफ थ्रेड्स हैं और दूसरी तरफ पिन है इसके। तो जो पिन वाली साइड है वो उसमें हम डालने के बाद इसको लॉक कर देते हैं, लॉक हो गया। अब अगर मैं इसमें सैंपल इसमें डालूंगा, ये सैंपल चला गया, ठीक है। अब
अगर मैं यहां से एयर भरूं इसमें, तो अंदर की जो स्लीव है उसके ऊपर और स्टील के अंदर गैप है बीच में, तो क्या होगा, वो फूलना शुरू होगी अंदर। अब वो जब फूलेगी तो ऊपर तो स्टील है, यहाँ फूल सकती है, नो वे, कोई एक्सपेंशन नहीं हो सकती। बट वो किस तरफ फूलेगी, अब अंदर की तरफ फूलेगी। जब वो अंदर की तरफ फूलेगी तो वो सैंपल को पकड़ती चली जाएगी, और वो है किसकी, रबर है। और आपको मालूम है कि रबर कैन बी अ बेस्ट थिंग फॉर स्टॉपिंग अ लीकेज और समथिंग, क्योंकि वो प्रॉपरली ग्रैब कर लेती है। अब एक सवाल आ जाएगा आपके जहन में फौरन कि सर आपने अगर इसको एयर दी तो वो जब फूलेगा तो वो तो अंदर स्लीव, जो रबर की स्लीव है वो भी फूल जाएगी, तो उसको रोकने के लिए ये दूसरा एंड होता है हमारे पास। ये एग्जैक्टली सैंपल के सर के ऊपर जाके टिक जाएगा, ठीक। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको टाइट कर देते हैं। ये उस वक्त तक टाइट करते रहते हैं जब तक कि ये एग्जैक्टली सैंपल के साथ टच ना हो जाए। और वो पता कैसे चलता है हमें, ये वाला भी लॉक हो जाएगा, ये घूमेगा नहीं आपसे उसके बाद, ठीक है। अभी ये रुका हुआ है, इसको आप टाइट करते रहिए। ये टाइट हो गया। अब इसका आप इसको नहीं घुमा सकते आप, क्योंकि वो लॉक हो गया पूरा सिस्टम। अब आप देखें आपके पास सिर्फ दो, एक इनलेट है और एक आउटलेट। आपने जब फ्लूइड यहां से पास करना है तो आप ये देखेंगे कि ये फ्लूइड इसमें से पास होकर यहां आएगा, लेकिन उससे पहले यहां पे आपको क्या करना होगा, एयर डाल के इसको, नॉर्मली हम 120 psi तक देते हैं। तो 120 psi से क्या होगा, आपका सैंपल प्रॉपरली ग्रैब हो जाएगा, 100% ग्रैब हो जाएगा। तो इसका मतलब यू एक्चुअली मेड एंश्योर कि अब सैंपल आपका बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे पकड़ा गया है, और अब जो फ्लूइड आप इसमें से पास करेंगे वो 100% आपके सैंपल से पास होगा। तो इसीलिए तो चूड़ियां इसके ऊपर थ्रेड्स है ना, तभी तो थ्रेड्स हैं, ये फिक्स नहीं होता। ये इन्होंने सवाल पूछा है कि अगर लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव द डिफरेंट साइजेस, तो दैट इज द एक्चुअली द थ्रेड्स आर प्रोवाइडेड। इसमें इतना बड़ा सैंपल तक आ सकता है, इससे छोटा भी आ सकता है, इससे छोटा भी आ सकता है, इससे छोटा भी आ सकता है, और ये टाइट होता चला जाएगा। और उसके बाद जब आप यहां से फ्लूइड पास करेंगे तो वो एग्जैक्टली उसी में से ही पास होगा। अच्छा याद रखिएगा, ये वाली एयर, इसको, अच्छा इसका नाम भी है, इसको कहते हैं कन्फाइनिंग प्रेशर। क्या कहते हैं, कन्फाइन कर रहा है, कन्फाइनिंग प्रेशर। तो कन्फाइनिंग प्रेशर कब अप्लाई करेंगे आप, जब आपका सैंपल इंस्टॉल हो जाएगा। उससे पहले अगर आपने कर दिया तो क्या होगा, अंदर की स्लिप फूल के गुब्बारा बन जाएगी, फट जाएगी। और ये हमारे एक साहब ने कर दिया था, चैंपियन है हमारे यहाँ, स्लिप डैमेज कर दी उन्होंने, 10,000 का नुकसान कर दिया। तो ये गलती नहीं करनी है। तो क्या है, पहले आपने सैंपल इंस्टॉल करना है, जब सैंपल इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है प्रेशर। तो आपने दिया 120 psi, सैंपल ग्रैब हो गया। अब आप यहां से फ्लो करेंगे। अब जब आप फ्लो कराएंगे तो आपके पास लाजमन इसके साथ फर्दर अटैचमेंट्स हैं जो मैंने अभी निकाल के लाया हूं चूंकि मैं से, उसके जरिए आपको क्या मिलेंगी, तीन चीजें। क्या तीन चीजें चाहिए, P1, P2 एंड द फ्लो रेट। तीन चीजों की बात की थी ना हमने आपसे, P1, P2 एंड द फ्लो रेट। अच्छा, अगर मैं इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दूं और ये P1 है, तो P2 क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है ना। तो हमने देखना है कि हम एक्चुअली क्या चीज करना चाह रहे हैं। हमें जो भी चीज चाहिए होगी हम उसके अकॉर्डिंगली इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कोई सवाल, इसको पढ़ने के लिए और डिटेल में हम इसकी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। मैं और मजीद इसके अंदर चीजें आपको समझाऊंगा, बिकॉज गैस परमेबिलिटी आज मैंने नहीं बताई है, क्योंकि गैस परमेबिलिटी का फॉर्मूला और उसकी वर्किंग टोटली डिफरेंट होती है। उसके अंदर कुछ और चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। अभी मैं आपको जो जी सॉरी, अभी तो फिलहाल लिक्विड की बात हुई है। नॉर्मली जो करवाते हैं जिससे सैंपल खराब हो जाता है वो ब्राइन कहलाता है। ब्राइन का मतलब नमक का सोल्यूशन। नमक की मुख्तलिफ कंसंट्रेशन इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि इन जनरल आपके रिजर्वायर में जो फ्लूइड है वो ब्राइन होता है।
न कोई भी नमक का सोल्यूशन, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, कोई भी। तो हम रिजर्वायर फ्लूइड्स मंगा लेते हैं पहले, उसकी केमिकल एनालिसिस करने के बाद हमें पता चल जाता है इसमें कौन कौन से सॉल्ट्स थे। वैसे ही सॉल्ट हम अपने यहाँ डेवलप करके और उसके बाद फिर पंप के थ्रू इसको इसमें से फ्लो करवाते हैं। और फिर हमारे पास 3 जो चीज़ें आपको मैंने बताई वो आप लाइव मैनर में उनको मेजर करते हैं और उसके बाद आप अपने पास एक्सेल शीट बना के उसमें वो डाटा एंटर करते जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपकी परमिएबिलिटी ऑफ द सैंपल क्या आ रही है। जी सर इसमें सैंपल को वैक्यूम करेंगे ना? नहीं, एयर जो इसमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसका दूसरा एंड फारिग है। इसमें हम इसको वैक्यूम नहीं करते। याद है पोरोसिटी के वक्त मैंने आपसे कहा था कि इसको वैक्यूम करते हैं। पोरोसिटी में क्या था, आपने एयर को उसमें अंदर लेके जाना था और वो चारों तरफ से आ रही थी, तो इसका मतलब निकलने की जगह नहीं थी। बट इसमें ये आसानी होती है कि इसमें जब आपका फ्लूइड आता है, एक काम तुम्हारी इस बात से मुझे याद आ गया है, बहुत अच्छी बात कही तुमने। एक्चुअली हम इसको करते नहीं है वैक्यूम, लेकिन सैंपल को प्लेस करने से पहले हम एक एहतियाती तदबीर कर सकते हैं। अगर अच्छे रिजल्ट चाहेंगे, हम इस सैंपल को 100% सैचुरेट कर दें उसी फ्लूइड से जो हमें फ्लो कराना है। सैचुरेट का मतलब समझते हैं, यानी इसके हर पोर में वो वाला लिक्विड आ जाए जिससे कि हम फ्लो करा दें। उसको कराने के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको एक तरीका बताया था कि हम इसको पहले वैक्यूम कर दें और उसके बाद जब ये वैक्यूम हो जाए तो फिर वही लिक्विड इसके अंदर इंजेक्ट कर दें। तो क्या होगा, इसके जितने पोर्स हैं उसके अंदर 100% वी कैन से कि वो सैचुरेट हो गया। वो सैचुरेटेड सैंपल जब हम इसमें लगाएंगे, फ्लो करवाएंगे, तो देयर इज अ गुड चांस कि वो जो एयर ट्रैपिंग का आपके जहन में आ रहा है वो नहीं हो पाएगा। वरना नॉर्मली हम हाई फ्लो रेट के ऊपर पहले रन करते हैं और उसके बाद। लेकिन ये आइडिया अच्छा है जो आपने इन्होंने जो बात की, प्रैक्टिकल इट इज वेरी गुड दैट इफ यू सैचुरेट द सैंपल 100% बिफोर पुटिंग इनटू द कोर होल्डर। क्लियर हुई बात? कोई सवाल है? मैं आपको इसकी जो ब्लॉक डायग्राम है वो दिखाता हूं, उसको देखिएगा। ये देखिए, क्या ख्याल है, समझ आ रही है डायग्राम? क्या कह रही है डायग्राम आपसे? देखें, ये अगर ऑटोमेटिक सिस्टम है तो ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर विच इज शोइंग दैट हाउ मच द प्रेशर यू आर अप्लाइंग, this is directly giving you the difference of the pressure, which is the del P. We have some equipment in which we can directly measure the del P. This is some sort of the pressure regulator if we need to regulate the pressure. आप दो तरीके कर सकते हैं, आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर फ्लो करा सकते हैं, कांस्टेंट फ्लो रेट के ऊपर फ्लो करा सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा इसमें मजे की बात ये है कि अच्छा एक चीज छोटी सी बता दूं, ये फ्लूइड कुछ ना ऐसा करते हुए दिखा है, इसके पीछे किसी को कोई कहानी याद है? तुम ही नहीं मुस्कुराओ, तुम्हें पता है इसलिए मुस्कुरा रहे। हाँ, ये जो यूं करके बनाया है, इसको सीधी लाइन करके क्यों नहीं बनाया? इसकी किसी को कहानी पता है? स्टोरी? हाँ शाबाश, गुड गुड। उसको क्या कहते हैं? वो नहीं, टॉर्चोसिटी। सुना है नाम ये पहले? देखो, जो मैं तुम्हें समझाता हूँ नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता ये। जरा इसी सैंपल को देखो, व्हाट यू थिंक, जरा समझिएगा। ये अगर सैंपल की लेंथ L है, लेट्स से दिस इज द लेंथ ऑफ द सैंपल L, आप क्या समझते हैं कि अगर एक पार्टिकल को मैं मार्क कर दूं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट यहां से यहां तक सीधा जाएगा? नहीं, क्योंकि वो हो सकता है उसको रास्ता यूं मिले, फिर वो यहां से होता हुआ यूं घूमता फिरता और फिर यहां निकल जाना। एग्री और नॉट? सो व्हाट यू थिंक, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आइडेंटिफाइड पार्टिकल इज सेम एज द लेंथ ऑफ द सैंपल और हायर देन दैट ऑफ द लेंथ? That concept actually is called as tortuosity. इसको tortuosity कहते हैं
कि पार्टिकल्स की जो मूवमेंट का रास्ता है वो उसकी लेंथ से ज्यादा होता है। एंड इट इज वी आर वेरी लकी कि अगर हमें बिल्कुल स्ट्रेट लेंथ मिल जाए। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है मॉडल, मेरे ख्याल में पेट्रोफिजिक्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं शायद वो मॉडल देखा उन्होंने, बंडल ऑफ कैपिलरीज मॉडल कहलाता है। उसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि तमाम हमारे जो कैपिलरी जो भी पाथ है वो लाइक अ स्ट्रेट कैपिलरीज हैं। और फ्लूइड लाजमन क्या होगा, अगर इसमें बंडल ऑफ कैपिलरी ले लूं मैं, एक सैंपल है, अगर मैं बारीक बारीक ऐसे नालियां हो पतली पतली बिल्कुल सेम सीधी, तो क्या होगा, हर फ्लूइड आराम से इसमें से गुजर जाएगा। बट ऐसा नहीं होता इन रियलिटी, नो ऐसा नहीं होता। पोरस मीडिया जो है उसमें मूव करता हुआ ऐसे जाएगा। तो दैट इज व्हाई एक्चुअली दिस इज शोइंग दिस द सेम पाथ। ये कॉन्सेप्ट क्या है, टॉर्चोसिटी है। सो द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम पोरस मीडिया इज टॉर्चुअस, इट कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक हो गया, ये इक्विपमेंट क्लियर हो गया आपको? कोई सवाल इसमें, कोई ऐसा जो मुश्किल बात हो जो समझ ना आई हो प्लीज? लिक्विड को डालेंगे तो खुद ब खुद डायरेक्ट पोर्ट से पास आउट हो जाएगा, क्योंकि हमने फ्लो रेट पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वी आर पुशिंग द लिक्विड टू पास थ्रू दिस पोरस मीडिया। हम परमेबिलिटी को कैसे मेजर करें? कोई इक्विपमेंट वो फिर हमें क्या क्या चीजें चाहिए थी इसके लिए? फ्लो रेट मैं खुद लगा रहा हूँ, मेरे पास रेगुलेटर है, फ्लो मीटर लगा हुआ है मेरे पास। जो भी पंप हम इसमें इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर एक स्पेसिफिक फ्लो रेट अप्लाई कर सकते हैं। फ्लो रेट मुझे पता है, ये मुझे निकालना है, ये मुझे मालूम है। लिक्विड की विस्कोसिटी मेजर करने का क्या तरीका है? कि आप में से किसी ने फाइनल ईयर तक किसी ने कभी विस्कोसिटी मेजर की है? ना कहें यार, नहीं की है। हाइग्रोमीटर के जरिए। कहाँ है वो? पीवीटी लैब के अंदर आपके पास पूरा एक सेट मौजूद है जिसके जरिए आप विस्कोसिटी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक बड़ी स्पेसिफिक किस्म की ट्यूब होती है, यू ट्यूब, उसमें आप लिक्विड को डालते हैं, उसका टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम दिस कैपिलरी वो आप मेजर कर लेते हैं, विस्कोसिटी पता चल जाती है। विस्कोसिटी आ गई, अब क्या रहेगी आपके पास? डेल पी। तो मैंने आपसे कहा था इस सैंपल के शुरू और आखिर की प्रेशर मेजरमेंट आप करेंगे, लेंथ आपको मालूम है। जब आप ये तमाम पैरामीटर्स एक सर्टेन लेवल पे आप अप्लाई करेंगे आपको परमेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि प्रैक्टिकली मुझे फ्लो कराना है सैंपल में से। जब सैंपल में से फ्लो हो जाए और वो उसका प्रेशर डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए, मींस कि वो अब तब्दील ना हो, चेंज ना हो, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं वो रीडिंग ले सकता हूँ। क्योंकि अब अगर मैं पुराने और बाद वाले रीडिंग्स को देखूंगा तो उनका डिफरेंस 0 आ रहा है। तो याद ये रखेंगे कि वो जब तक स्टेडी स्टेट पे नहीं आया, अगर आपने वो रीडिंग इसमें इस्तेमाल कर ली फॉर्मूले में, आपका जवाब गलत होगा। ठीक है, अब एक सवाल है छोटा सा आपसे। लेट्स से कि आपसे इंडस्ट्री कहती है कि हमें परमेबिलिटी मेजर करके दीजिए, तो आप कितनी दफा सैंपल को रन करेंगे? एक दफा रन किया आपने, आपके पास जवाब आया, क्या वही जवाब आप इंडस्ट्री को भेज देंगे? 3 times. क्यों? एरर्स की वजह से। ठीक है, और करेंगे 2-3 दफा करके जो एवरेज होगा वो भेज देंगे। और इसके अलावा कोई जवाब? एक दफा आपसे भी करवा ली, मुझे बुलवा लीजिएगा, ठीक है, चले मैं भी आ जाऊंगा। मेरे चार्जेस होंगे फिर भाई, मैं आऊंगा जरूर, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। जी, और कोई? देखिए, आपका जो पहला कॉन्सेप्ट है दैट्स एक्चुअली वेरी वैलिड, दैट देयर इज अ चांस ऑफ द एरर इन द फर्स्ट रीडिंग, सो यू हैव टू रिपीट, बट नॉट विद द सेम वैल्यू। सेम वैल्यू से रिपीट नहीं करते हम उसे। मैं आपको भी एक एक्सेल शीट के ऊपर अपनी जो मेरी वर्किंग थी मैं वो दिखा रहा हूँ, उसमें आप देखिएगा, मैं उसमें वैल्यू को चेंज करूंगा, फिर आप देखिएगा उसमें हुआ क्या है, और मैं फिर आपको बताऊंगा उसमें प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, अच्छा, एक इससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये अब क्लियर है आपको? ये देखिएगा, नहीं, ये वो पहले ये थी, अब ये वाली डायग्राम दिखा रहा हूं। नाउ यू कैन सी दैट कि
ये लिखा हुआ पर रबर स्लीव, ये ब्लैक कलर की जो नजर आ रही है दिस इज रबर स्लीव। ये ब्लैक कलर का ही पाइप होता है जैसे आपने मोटरसाइकिलों के हैंडल पे नहीं चढ़ाते पाइप रबर का। मैं उसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो नहीं होता है क्योंकि ये हाई प्रेशर को सपोर्ट करता है, वो हाई प्रेशर को सपोर्ट नहीं कर सकता। इट इज सिमिलर टू दैट वन बट दिस इज एक्चुअली अ स्पेसिफिक टाइप, और ये इस खास प्रेशर तक मेंटेन कर सकता है, खराब नहीं होता। इसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये आपका कोर सैंपल है और यहाँ पे ये कनेक्शन जो है वो बाहर से फ्लूइड के लिए बनाया गया। तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा आपका हाई प्रेशर कोर होल्डर फॉर द हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस के लिए। ये स्ट्रेसेस के लिए बेसिकली इसी को ही हम फ्लो जब करा लेते हैं तो सेम परमेबिलिटी मेजर कर लेते हैं। एक बात याद रखेंगे, व्हाट इज द कन्फाइनिंग प्रेशर, जो कि हम रबर स्लीव के ऊपर सैंपल को होल्ड करने के लिए अप्लाई करते हैं, वो कन्फाइनिंग प्रेशर है। यानी इस बीच में, अच्छा एक बात और मैं क्लियर कर दूं, याद रखिएगा हम जरूरी नहीं है कि एयर इस्तेमाल करें, इसमें एयर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो नॉर्मली हम हाई प्रेशर इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं उसमें हम हाइड्रोलिक ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ऑयल से फायदा ये होता है कि पहली बात तो ये है कि वो इनकम्प्रेसिबल ऑलमोस्ट, बड़ी तेजी से प्रेशर बिल्ड करता है, और दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है जो प्रैक्टिकली मेरी समझ में आता है वो ये है कि अगर खुदा ना खासा कोई लीकेज है यू कैन राइट अवे फाइंड इट आउट, क्योंकि अगर एयर लीक हो गई कहीं से तो आपको नजर नहीं आती। तो इसका मतलब यह है कि अगर ऑयल लीक है तो आपको फौरन नजर आ जाएगा कि कहीं पे कोई लीकेज आ गई है। तो इसमें हम नॉर्मली ज्यादातर हाई प्रेशर में हम हाइड्रोलिक ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो ऑयल के जो प्रेशर होगा वो रबर के ऊपर आएगा और उसके बाद वो सैंपल जो आपका होल्ड हो जाएगा। कोई सवाल? जो एयर सर वो कैसे पता चलता है कि वो होल्ड कर लिया सर, जो कोर सैंपल को होल्ड करने के लिए एयर हम देखिए उसके लिए सर्टेन हमारे पास रेंजेस है। हमें मालूम होता है कि इस कोर होल्डर के अंदर अगर हम लाइक 120 150 psi अप्लाई करेंगे तो सैंपल प्रॉपर्ली होल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर इफ यू फील कि इसमें ये प्रेशर और ज्यादा होना चाहिए तो वी कैन इंक्रीज द प्रेशर, तब हम प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं होती। ठीक, ये टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम के लिए रखेंगे। अभी सिर्फ लास्ट एक छोटी सी चीज दिखानी है, देन आपकी छुट्टी। सर जी सर मेरा सवाल है, फट जाएगी अगर देखिए मैंने आपको शुरू में पहले जो बिल्कुल पार्ट था मैंने आपको उसी वक्त समझाई थी एक बार कि हमारे पास स्टैंडर्ड दो साइज हैं, एक 1 इंच है और एक 1.5 इंच है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है आपके पास जो सामने ये 1 इंच कोर होल्डर है, नीचे एक और हमारे पास कोर होल्डर मौजूद है जिसके अंदर एक्चुअली हम हाइड्रोलिक ऑयल इस्तेमाल करते हैं फॉर कन्फाइनिंग प्रेशर, और वो कोर होल्डर जो है वो एक्चुअली 1.5 इंच कोर है। तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन मैं आपको एक और भी चीज बाद में नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि मेरे पास ऐसे सैंपल्स थे जो रेक्टेंगुलर थे, उनके साथ मैंने क्या किया वो मैं आपको जब नेक्स्ट टाइम होगा वो बना के वो दिखा भी दूंगा। एक आध सैंपल है मेरे पास अभी, तो कि उसके साथ हमने क्या किया था और वो कैसे हम लोगों ने इस पे काम किया। तो एक्चुअली इसको आम जुबान में कहते हैं जुगाड़। आपको इंजीनियरिंग लॉज और जिसे क्या कहा जाए कि हर जगह आप अप्लाई नहीं कर पाते, समटाइम यू हैव टू थिंक दैट व्हाट इज एक्चुअली द वे आउट, तो आपको खुद से कुछ करना पड़ता है। तो रेक्टेंगुलर सैंपल के लिए हमारे पास कोर होल्डर नहीं होता, लेकिन हम उसको रेक्टेंगुलर को सर्कुलर कर लेते हैं। मैं सिर्फ ये लास्ट एक आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, देन इंशाल्लाह वी विल कंक्लूड। अरे तो क्या रीड भी कर रहा है? अरे यार
एक आपने दो सैंपल्स देखे थे, उनमें एक सैंपल ऐसा था जो आपको जरा लग रहा होगा जिसमें से जिसकी पोरोसिटी या परमेबिलिटी ज्यादा है, उसका नाम बेसिकली ऑरेंज है। ये उसी सैंपल्स का डाटा है। आपको नजर आ रहा है कि क्लियर है? नो सर। नहीं आ रहा है, ओके फाइन। मैं आपको ठीक है, अब आपको अब कुछ 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 नजर आ रहा होगा, ठीक है। देखिए इसमें पहले केस में ये नजर आ रहा है आप लोगों को? मैंने पहले केस में 1000 psi कन्फाइनिंग प्रेशर रखा था, यानी जो उसको पकड़ने के लिए प्रेशर रखा था वो मैंने 1000 psi हाइड्रोलिक अप्लाई किया था, तो मेरी रिक्वायरमेंट थी एक्चुअली, वो मेरा अपना काम था उसमें। सैंपल की लेंथ सेम है। कितने पासेस नजर आ रहे हैं आपको? फ्लो रेट देखिए जरा। पहले क्या था, मुझे बेटा आप पूछ रही थी ना कि कैसा ही वैल्यू, तो फर्स्ट टाइम हमने क्या लिए 100 के ऊपर मेरा प्रेशर ड्रॉप आ रहा है 46 वन साइड का, सॉरी जो प्रेशर ड्रॉप है उसकी कन्वर्जन है एटमॉस्फेरिक में, बिकॉज के जो फॉर्मूला है यू हैव टू यूज द राइट यूनिट, तो हमने उसको कन्वर्ट किया एटमॉस्फेयर में। विस्कोसिटी मेरे जो लिक्विड की थी वो 1.1 थी, और मेरे पास जो परमेबिलिटी आई वो क्या आई, मिलीडासिमल। अब आप एक बात समझिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि हम जो शुरू में मैंने आपसे कहा था कि हम Q/A और dP/dL को ड्रॉ करके देखेंगे कि हमारा जो काम आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं, क्योंकि अगर किसी भी सैंपल में आपने ज्यादा फ्लो रेट रख दिया तो क्या होगा, या अब थोड़ी सी हायर लेवल की चीज में समझाना चाह रहा हूं। अगर आपने फ्लो रेट समझते हैं, पहले तो बताएं, अगर आपने फ्लो रेट बहुत ज्यादा कर दिया तो क्या चीज एक्सपेक्ट करते हैं आप? इसके अलावा और इसके अलावा फर्स्ट ईयर वालों ने शायद अभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर मैं हाई फ्लो रेट अप्लाई कर रहा हूं तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है? एक वर्ड है इसका, टर्बुलेंस। हाई फ्लो रेट की वजह से टर्बुलेंस डेवलप होती है, या जिसे हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं इनर्शियल इफेक्ट्स जो होते हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं। इनर्शियल इफेक्ट्स डोमिनेंट होने की वजह से हमारी जो स्टेडी स्टेट थी वो अचीव नहीं होती। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि Q बाई कि जो मेरा प्रोपोर्शनैलिटी है वो अभी भी कायम है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 रीडिंग्स लेते हैं, 3 मुख्तलिफ फ्लो रेट्स पे हमने रन किया और उसके ग्राफ को प्लॉट करके देख लेते हैं। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आपने फ्लो रेट सही चूज किए थे। अच्छा, मैं अगर आपको वैसी एडवाइस दूं, याद रखिए जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करें हमेशा लीस्ट फ्लो रेट से स्टार्ट कीजिएगा और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं या कम कीजिएगा। ये चूंकि मैंने बहुत दफा काम किया हुआ है तो डायरेक्टली मेरे रीडिंग थोड़ी सी हो सकता है आपको डिफरेंट लग रही हो, लेकिन तरीका हमेशा क्या होगा कि लीस्ट फ्लो रेट से, यानी आपने कहा 0.1 सीसी पर मिनट से करेंगे, यानी 1 मिनट में सिर्फ 0.1 सीसी मूव होगा, तो क्या होगा, इनर्शियल इफेक्ट्स खत्म हो जाए। अगली दफा में दूसरे रन में क्या करा, 0.2 कर दिए, फिर 0.3 कर दिया, 3 रीडिंग आ गई, जॉब डन। तो ख्याल क्या रखेंगे आप कि आपके इनर्शियल इफेक्ट्स, इसको एक नाम है, बड़ा मुश्किल सा नाम है, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फोरखाइमर ने, और इसकी इक्वेशन कहलाती है फोरखाइमर इक्वेशन, जिसके अंदर इनर्शियल इफेक्ट्स जो है वो डोमिनेंट हो जाते हैं। आगे जाके पढ़ेंगे आप लोग, बस ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो आपने अब यहाँ देखिए इसी चार्ट को प्लीज एक नजर डालें, बस खत्म होने वाला है ये काम। मैंने क्या निकाला, ये वैल्यूज आई, और क्या निकाला मैंने, LP/L। इसको मैंने क्या किया, प्लॉट किया, मैं प्लॉट दिखा रहा हूं, और मैं
इसको चेंज करूंगा तो देखिएगा क्या होगा, कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। परफेक्ट। तो अगर फर्ज कीजिए मैं फ्लो रेट को थोड़ा सा चेंज करूं, जरा देखिएगा क्या होता है। ये फ्लो रेट है नेट से कितना था, कहाँ ये फ्लो रेट, ये 50 है, इसको मैं ऐसा करता हूँ 120 कर देता हूँ, चला 75 कर देता हूँ। ये एक्चुअली इसका नहीं है, इसका है, ठीक है, 3000 का बना रही है, तो मैं इसके फ्लो रेट को लेट से आपने कहा 75 कर देते हैं। देखा आपने कब क्या हुआ, क्यों हो गया, बिकॉज द 75 के हिसाब से जो बाकी दो थे वो स्टेडी स्टेट अचीव नहीं कर पाए, यानी 75 के ऊपर जो प्रेशर ड्रॉप्स मैंने लिए वो गलत है, बात समझे। 75 जब मैंने अप्लाई किया और वो जो प्रेशर की वैल्यूज थी मैंने वो चेंज नहीं की, इसका मतलब वो जो प्रेशर की वैल्यूज मैंने लिखी थी वो किसके लिए आ रही थी, 100 के लिए आ रही थी। तो जो 75 मैंने अगर फ्लो रेट किया तो इसका मतलब जो अभी प्रेशर की वैल्यूज है वो गलत है, और आप देख रहे हैं ग्राफ की शक्ल कैसी हो गई। तो दिस इज एक्चुअली द चेकिंग क्राइटेरिया। अगर आप अपनी रीडिंग के साथ ये कर्व इंडस्ट्री को भेजते हैं तो ये वैलिड और एक्सेप्टेबल रिजल्ट्स होते हैं जो कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई सवाल, देन वी विल इंशाल्लाह कंक्लूड एंड फिनिश दिस सेशन। कोई सवाल, कुछ समझ आया? यस सर। कि मतलब परमिएबिलिटी को मेजर कैसे करते हैं, परमिएबिलिटी को मेजर करने के दौरान इम्प्लीकेशंस क्या है जी। तो हमने आपसे कहा ना कि मैंने जो सजेशन आपको दी वो क्या है, बड़ी सिंपल, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लीस्ट वैल्यू लाइक 0.1 सीसी पर मिनट। 0.1 सीसी समझ रहे हैं, 1 सीसी का इतना सा पार्ट 1 मिनट में। तो एक जनरल आप आइडिया कर सकते हैं, अगर आपने उसकी पोरोसिटी मालूम की हुई है सैंपल की, तो आप उसका पोर वॉल्यूम, उसका जो पोर वॉल्यूम है उसका 1/4 या 1/5 आप फ्लो कराइए पहले, ताकि ग्रेजुअली इसमें से पास हो। इसमें और भी इम्प्लीकेशंस है, हाई फ्लो रेट नहीं इस्तेमाल करते हम, एक तो ये वजह बताई, दूसरी क्या वजह है, दूसरी वजह उसकी फाइन ग्रेन माइग्रेशन है, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लग जाते हैं और वो जाके पोर थ्रोट बंद कर देते हैं, वो फिर थोड़ा सा आगे जाके आप देखिए। ठीक है जी, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।